हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। आपको तो पता नहीं है पर आज शुरू कर रहे हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मीनिंग क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मीनिंग क्या है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं वो पढ़ते ही क्यों हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद अस? स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या दिक्कत है हमारी जो हम अपना सिलेबस बढ़ा रहे हैं। तो क्या होता था, जब एकदम शुरुआत की बात है, जब केमिस्ट्री जो है फ्लोरिश करने मतलब होने की कोशिश ही कर रही थी, जब केमिस्ट्री जो है वो फैल ही रही थी दुनिया में, एट दैट टाइम आप ये देखिए कि क्या है कि जब शुरू शुरू में जब बात होनी शुरू हुई तो बात होनी शुरू हुई मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स, वी कांट सी मॉलिक्यूल्स। फिर बात शुरू हुई एटम के बारे में, फिर बात शुरू हुई इलेक्ट्रॉन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में शुरू हुई, फिर प्रोटॉन के बारे में शुरू हुई, ठीक है। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ रही थी, ठीक है। लेकिन जब एकदम बिल्कुल इस शुरुआत की बात है तब एलिमेंट्स के बारे में बात होती थी। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है। तो क्या होता था कि जैसे लैब में अगर कोई काम कर रहा है तो आप किस चीज को उठा के अपने हाथ में काम कर रहे हो ये तो पता होना चाहिए। आपने कोई लिक्विड उठा लिया, मतलब आपने पानी ही उठा लिया, आप लैब में होती, यू कैन से कि मैं पानी से काम कर रहा हूँ। यू आर सपोज टू से कि आई एम एडिंग H2O, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपको लैब में काम करना है तो यू शुड नो कि आपके हाथ में जो केमिकल्स हैं उनका नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है, क्या क्या उसमें एटम हैं, कितने हैं वो, कितने तरीके के एटम हैं उसमें, क्या डिफरेंट है बाकी से। मतलब शुरू में जैसे मान लो अगर आपके पास CH4 है तो आपको CH4 का मान लो पता है कि हाँ इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है। लेकिन अगर मैंने एक और नई चीज आपको दे दी, मान लो एसीटोन उठा के दे दिया, तो इसका भी तो पता होना चाहिए कि ये एसीटोन क्यों है। तो कुल मिला के शुरू शुरू में क्या हुआ कि ज्यादा पता नहीं चल रहा था, क्योंकि ज्यादा पता नहीं चल रहा था कि क्या चीज इस दुनिया में क्या बनी हुई है। मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला शुरू शुरू में जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा था निकालना। क्योंकि देखो, आप देख के तो नहीं बता सकते हो कि क्या केमिकल फॉर्मूला है किस चीज का, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं, कौन से पॉसिबल हैं। तो शुरू में ये सारी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा चल रही थी। फिर धीरे धीरे जब हमारी केमिस्ट्री ने आगे कदम बढ़ाने शुरू किए तो पता चला कि सॉल्ट एनालिसिस नाम की कोई चीज होती है जिससे आप फंक्शनल ग्रुप का पता कर सकते हो, है ना। जैसे कि आप सॉल्ट एनालिसिस क्या होता है कि आपको एक सॉल्ट दे दिया जाएगा और पता किया आपको बोले जाएगी कि एनालाइज करो इसके अंदर अंदर कौन से ग्रुप हैं। तो उस तरीके से जो है वो सॉल्ट एनालिसिस के थ्रू जो है पता किया जाता था कि किसी कंपाउंड के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट जो आपके कैलकुलेटिव मेथड्स थे उसको लगा के पता किया जाता था कि अच्छा ठीक है, अगर इसका मोलिकुलर मास कंपाउंड का इतना है तो इसमें कितने सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं, कितने ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। बट उससे भी अगर जैसे आपने कोई बड़ी सी ड्रग आपने डिजाइन कर दी, कोई बड़ा सा कंपाउंड, जैसे कि अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया हुआ था, कि एक बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा साइंटिस्ट जैसे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था जैसे। तो आप ये देखिए कि ये जो कंपाउंड है वो कितना बड़ा है। देखिए, आप ये देखिए कि यहाँ पे इतना बड़ा कंपाउंड उन्होंने दिया, ठीक है। तो ये बताइए कि इसमें आप सॉल्ट एनालिसिस से थोड़ी आप पता कर सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आपकी प्रेजेंट है ना। तो इसके ऐसे ऐसे कंपाउंड्स में जो है आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी कि आप पता करें ऐसे ऐसे ये तो बहुत छोटा लिख दिया मैंने। जब ड्रग की बात आती है तो ड्रग वाला तो मतलब मॉलिक्यूल बहुत बड़ा था। ड्रग इन द सेंस कि वो गलत तरीके से यूज करने वाले ड्रग नहीं, ड्रग दवाइयों को भी ड्रग्स ही बोला जाता है। तो अगर कोई आप ड्रग डिजाइन करते हो, कोई दवाई आप किसी भी बीमारी के लिए डिजाइन करते हो, इन दैट केस यू शुड नो कि इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, कितने हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, प्लेनर है, 3D है,
कहाँ पे प्लेनर है, कहाँ पे 3D है। ये सारी चीजें सॉल्ट एनालिसिस जैसी मतलब एकदम बेसिक जो कैलकुलेशंस है उनसे पता कर पाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए हमारे वर्ल्ड में इंट्रोडक्शन हुआ स्पेक्ट्रोस्कोपी का, स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन हुआ। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, देखो बच्चों, स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि आप किसी भी एक मॉलिक्यूल को लेते हो, इसके अंदर मान लो आपने कोई भी ए मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, ए मॉलिक्यूल बहुत सारे ले लिए, आप क्या करते हो, इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर डिपेंड करेगा कि आप कौन से स्पेक्ट्रोस्कोप, उसके लिए फिर आगे आपको बातें बताई जाएंगी, कोई एक पर्टिकुलर आप इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डालते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है ना, और दोनों परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर, है ना, एंड टू द डायरेक्शन ऑफ देयर प्रोपिगेशन। ये आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अपने काम की बातें रखेंगे यहाँ पे। तो अगर आप इस पे कोई पर्टिकुलर रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डाल देते हो तो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा बच्चों, ये वेव आएगा, ठीक, EMW सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब डिपेंड करेगा कि आपका जो ये मॉलिक्यूल है इसका कैसा नेचर है, ये इससे कैसे इंटरेक्ट करती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने डाली है वो सिर्फ इस रेंज की है कि वो इसके न्यूक्लियस के साथ कुछ छेड़खानी कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि जो आपने ये वेव डाली है वो इस नेचर की है वो कि वो इसके इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ छेड़खानी कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाली है वो इस पूरे मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कर सकती है या रोटेट कर सकती है, ठीक है। मान लो मॉलिक्यूल के एटम्स को रोटेट कर सकती है, एटम्स को, ठीक है। मान लो ये मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम है तो ऐसा हो सकता है कि ये इस नेचर की आपने ऐड की है कि वो आपके पूरे मॉलिक्यूल को मूव कर सकती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग तरीके का काम कर सकती हैं। नाउ अब हम बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट बातों की। देखिए आपको ये बताया गया था डी ब्रोगली इक्वेशन क्या कहती है, देखो बहुत ही बेसिक लेक्चर है बच्चों ये, ठीक है, बहुत ही बेसिक लेक्चर है तो थोड़ा सा ये आपको बातें पता भी होंगी। तो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या कहती है कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब मैं पूरा ही लिख देती हूँ, लेमडा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है। यानी कि लेमडा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, है ना। ये बात आपको डी ब्रोगली इक्वेशन से ही आती है। इसके अलावा यहीं से आपको एक और चीज आती है कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे, न्यू किसके बराबर होता है, c/λ। न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो c/λ या v/λ के बराबर होती है, v/λ के बराबर होती है। c आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए यूज करके चलते हो, ठीक है। ये बातें आपको बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है क्योंकि एकदम शुरू में चल रही थी ये बातें। इसका मीनिंग ये होता था कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि अगर मैं खुद अपने आप से अगर दौड़ने लग जाऊं, दौड़ने छोड़ो, अभी जैसे मैं यहाँ पे भी अगर मूव कर रही हूँ तो ईच एंड एवरी टाइम आई हैव सम काइंड ऑफ वेवलेंथ अटैच्ड टू माय मूवमेंट। मेरे साथ हर वक्त एक लैम्डा जुड़ी हुई है, मतलब मेरी अपनी एक वेवलेंथ है। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन माय मास। अगर मास मेरा ज्यादा है तो इसलिए लैम्डा जो होगी वो बहुत ही कम होगी, दिखती नहीं है वेव,
दिखती भी छोड़ो, महसूस भी बहुत कम होती है। हालाँकि देखो जो साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है वो तो इन चीज़ों को जो है वो साइकोलॉजिकल वर्ल्ड तो केमिस्ट्री की या फिज़िक्स की लगा लो इन चीज़ों को वो अपने आप से जोड़ता है। नाउ दे से कि जस्ट लाइक व्हाट केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स से कि एवरी पर्सन हैज़ सम काइंड ऑफ frequency or lambda as it's written here। तो हर एक इंसान का एक ऑरा होता है ना, ऐसे ऐसी बातें वो लोग करते हैं ना। तो आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद दैट, दैट्स ग्रेट वे टू एक्सप्रेस एंड इंस्पायर पीपल टू बी अ बेटर पर्सन, है ना, कि आप जितना अच्छा होंगे आपके साथ जो वेव्स जुड़ी हुई हैं वो इतना अच्छा होंगे। हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, बट फिजिक्स केमिस्ट्री ये ज़रूर बोलते हैं कि हर एक इंसान की एक वेवलेंथ होती है, हर एक इंसान की एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, और एंड दैट डिपेंड्स ऑन देयर मास। ठीक है, इसका हमको क्या यूज करना है कि हमारी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ होती है क्योंकि, और वो वेवलेंथ एनर्जी से रिलेटेड होती है। इसका मतलब इस दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं क्योंकि उनके मोल, क्योंकि वो भी किससे, आपके क्वांटा जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं उनसे बनी होती है, उनका कुछ ना कुछ मास होता होगा, इसीलिए आपकी वेव्स का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होता है। अगर उनका कुछ वेवलेंथ होता है तो उनकी कुछ एनर्जी भी होती है। नाउ दिस एनर्जी विल गो एंड इंटरैक्ट विद योर मोलिक्यूल, और वो क्योंकि जब आप एनर्जी को किसी मोलिक्यूल के ऊपर डाल रहे हो तो यानी कि आप उससे क्या कर रहे हो, आप फेंक फेंक के एनर्जी पैकेट्स फेंक रहे हो, है ना। ये तो आपको बिल्कुल बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मीनिंग क्या है, आपने एनर्जी पैकेट ऐसे फेंका, जैसे आपने एनर्जी पैकेट फेंकोगे आप, वो इससे आके टकराएगा। ठीक है, नाउ दैट डिपेंड्स कि जो उसने एनर्जी ट्रांसफर की होगी वो क्या करवा सकती है, क्या वो उसके न्यूक्लियस को घुमा सकती है, क्या वो उसके इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन दे सकती है, क्या उसको वो रोटेट कर सकती है या वाइब्रेट कर सकती है एटम्स को, या फिर वो आपके पूरे मोलिक्यूल में ही कुछ ना कुछ मूवमेंट लेके आ सकती है। दैट इज गोइंग टू डिपेंड कंप्लीटली ऑन द नेचर ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सब बातें मैं क्यों बता रही हूँ, आ जाओ। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में एक ही तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इस दुनिया में बहुत तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी है। उनमें से जो स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं मतलब उनमें कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होती है हम आज मोटा मोटा सा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, मोटा मोटा सा, मतलब आपको बेसिकली पता हो कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो आपके इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज की जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे लिखेंगे आप गामा रेज, यहाँ पे लिखेंगे आप एक्स रेज, मैं बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप यूवी विजिबल रेज। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आईआर रेज। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इंफ्रारेड रेडिएशंस बोलते होते हैं इसको। ठीक है, आईआर अकेला भी लिख सकते हो आप, इनका मतलब आपस में नो रिलेशन। ओके, आगे ये आईआर रेज। ठीक है, गामा, एक्सरे, यूवी, आईआर, इसके बाद आता है आपका माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के बाद लास्ट आता है आपका रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स जो होती हैं वो सबसे कम हार्मफुल होती हैं, इसलिए आपको पता होगा कि जो ये आपके हाथ में फोन वगैरह है ये सारे के सारे रेडियो वेव्स से चल रहे हैं, इनका हमारी बॉडी पे लीस्ट नुकसान है। पर ऐसा बोलते हैं ना कि फोन भी ज्यादा देर कान पे नहीं लगाना है, हेडफोन्स नहीं लगाना है ज्यादा लंबे टाइम तक, 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, फोन ज्यादा टाइम नहीं देखना है, रात को सोते टाइम फोन को दूर रख के सोना है, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली इन द लूप ऑफ रेडियो वेव्स। तो आप हर टाइम एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की वेव्स के अंडर जो है आप मतलब पेनिट्रेट कर रही हैं आपकी बॉडी से हर वक्त, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि ओहो रास्ते में इंसान आ गया मैं इससे साइड से होकर निकल जाती हूँ, वेव्स ऐसे नहीं करेंगे ना। तो अगर आपके हाथ में फोन है तो वो डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर से मतलब जो वेव्स हैं वो जा रही हैं।
तो जो कांस्टेंट एक्सपोजर है टू एनीथिंग वो बहुत खराब होता है। अगर आप बहुत टाइम तक मान लो आप दिन में 6-7 घंटे सूरज के सामने खड़े रहते हो, ऐसा थोड़ी कि आप विटामिन डी ही मिलेगा आपको, वहां से बीमारियां भी मिलेंगी, है ना। तो मतलब एक लिमिट से ज्यादा अगर आप किसी चीज के एक्सपोजर में रहते हो तो दैट्स गोइंग रियली गोइंग टू हार्म यू। तो सिमिलरली रेडियो वेव्स भी आपको बहुत हार्म कर सकती हैं। एनीवेज, रेडियो वेव्स में आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी रेडियो वेव्स को यूज करती है, ठीक है। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो ईएसआर और ईपीआर को यूज करते हैं। मतलब ईएसआर ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इस वेव्स को यूज करती है, ठीक है। ओके, आईआर जो है वो, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो अलग से स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, यूवी विजिबल नहीं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। एक्सरे जो होती है वो एक्सआरडी वगैरह में यूज की जाती है ना, एक्सआरडी, क्रिस्टलोग्राफी जो होती है ना, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, एक्सआरडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो इसमें एक्सरेज को यूज करते हैं। इसमें आप मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो, ठीक है। ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज, ये वाली सारी जो आपकी वेव्स होती हैं इनको यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे की तरफ चलते हैं, चलो ये बीच में एक स्लाइड गलती से ऐड हो गई। एनीवेज चलो, अब हमारा टॉपिक है आज का, अब बढ़ते हैं हम हमारे असली टॉपिक की तरफ, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है जी। एक और चीज बता देती हूँ यहाँ पे, यहीं पे बता देती हूँ बच्चों एक और चीज, कि जो आपकी रेडियो वेव्स हैं, ये जो रेडियो वेव्स हैं ये आपकी जो न्यूक्लियस है उससे इंटरेक्ट करती हैं। किससे इंटरेक्ट करती हैं? न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करती हैं। न्यूक्लियस से इंटरेक्शन होता है, ठीक है। ये जाके न्यूक्लियस को जो है वो डिस्टर्ब करेंगी। माइक्रोवेव्स जो होती हैं ये आपके न्यूक्लियस मतलब लगा लीजिए कि माइक्रोवेव्स और ये रेडियो वेव्स ही ये आपके बॉन्ड से जाके इंटरेक्शन दिखाती हैं, बॉन्ड इंटरेक्शन, ठीक है। ये क्या करती हैं? बॉन्ड के साथ छेड़खानी करती हैं। दो एटम्स, एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जो बॉन्ड्स पड़े हुए हैं उनके साथ इंटरेक्शन होती है बेसिकली। जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कौन सी वेव किस तरीके का नेचर रखती है, उसकी क्या एनर्जी है, उस बात पे डिपेंड करेगा कि वो जाके उसमें कौन सी वाली छेड़खानी करने वाली है। तो यूवी विजिबल उसके इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करते तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखाएगी। आईआर माइक्रोवेव में क्या होता है? आपका बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन होता है, और रेडियो वेव्स में आपका न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन होता है, और एक्सरे और गामा रेज में आपका पूरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन होता है। मॉलिक्यूल को ही पढ़ती है पूरा वो,
पूरे मॉलिक्यूल की ट्रांजिशंस होती है, मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस बुला सकते हो आप इनको, ठीक है। तो ये मेरा वहां पे आपको बताने का मकसद ये ही था कि कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो पर्टिकुलर वेव्स यूज हो रही हैं वो किस तरीके के चेंजेस उसमें लेके आने की कोशिश करती है। तो यहाँ से देखो बच्चों, आपको एक चीज बहुत प्यारी पता चलती है हमारे मतलब एनवायरमेंट की नहीं कह सकते, बस साइंस की, कि देखो आप अगर रेडियो वेव्स ऐड करते हो, ठीक है, और आपको मतलब पता नहीं है, मान लो कि आपके न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन हो रही है। अब रेडियो वेव्स आपने ऐड की है, बट आप वहां पे मोलिकुलर जो ट्रांजिशन है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो। मतलब कि ये लगा लो कि आपको जो है जाना है, मतलब बठिंडा, और आपने बस पकड़ लिया जलंधर की, तो ये वो वाली बात हो गई। आप थोड़ी बठिंडा पहुंच पाओगे फिर, है ना, आप अगर आपने जलंधर की बस पकड़ लिया तो। सिमिलरली आपने रेडियो वेव्स डाली, नाउ ये इसकी रेंज अलग है, ऐसे में इसका जो ग्राफ बनने वाला है रिजल्ट्स का, वो उसकी जो मेजरमेंट की यूनिट्स है वो भी अलग हैं, तो उसके लिए सारा इंस्ट्रूमेंट ही डिफरेंट होना चाहिए था। रिकॉर्डिंग के लिए आपने ये लगा दिया कि जी इस रेंज में आप बैठे हो, कि मेरा सिग्नल कब आएगा, इस रेंज में आना चाहिए, कब आएगा। अरे भाई, अगर आपने वेव्स ही रेडियो वेव्स डाली है तो वो तो सिग्नल तो दे रहा होगा, वो मॉलिक्यूल सिग्नल पर कहाँ दे रहा होगा, वो तो न्यूक्लियर इंटरेक्शंस की जो रेंज होगी उसमें सिग्नल दे रहा होगा। आप पढ़ रहे होगे जाके गामा रेज की रेंज में जो सिग्नल्स आने चाहिए, है ना। तो ये फायदा होता है ये जान लेने का पहले ही, कि अगर आप न्यूक्लियर इंटरेक्शंस देखना चाहते हैं तो आपको रेडियो वेव्स ऐड करनी पड़ेंगी, ना कि गामा रेज से आपका काम चलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपने मतलब बठिंडा जाना है तो जलंधर की बस नहीं पकड़नी है, बड़े ध्यान से चलना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बच्चों हमारे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ। फुल फॉर्म क्या होती है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। सारी बातें बताएंगे, जरा दिल थाम के रखना। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या रेजोनेंस बैठती है, दिस इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। क्या रेजोनेंस बैठती है मतलब क्या इंटरेक्शन होती है। हम ऐसे बोलते हैं ना कि जो मेरी क्या नाम है आदतें हैं वो मेरे पेरेंट्स से बहुत ज्यादा रेजोनेट करती हैं, मतलब कि उनकी और मेरी आदतों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। सिमिलरली आपने कोई वेव ऐड की और तो वो किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करती है, दैट इज द स्टडी ऑफ दैट न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। उस न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्टडी वो ही होगा। अब देखो बात क्या होती है इस दुनिया में, हमेशा ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मतलब ये बात अब आप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपने बात सिर्फ और सिर्फ एनएमआर के लिए याद रखनी है, ये हमेशा याद रखनी है आपने। कि देखिए मान लीजिए एक ये एनर्जी लेवल है E1 और एक ये एनर्जी लेवल है E2। ऐसे करते होते हैं ना हम लोग, बचपन में सिखाते हैं कि मान लो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी है। यहाँ से आज आपको एक और बहुत प्यारी बात मैं बताने वाली हूँ। मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है ए, मॉलिक्यूल का नाम है ए रख दिया। अब ये ए भाई साहब जो है वो इस एनर्जी लेवल पर आराम से बैठे थे, ऐसे मान लो आगे कभी जा रहे हैं कभी पीछे जा रहे हैं कभी आगे जा रहे हैं, बढ़िया इनकी एनर्जी चल रही थी। अब आपने क्या किया, इस पे कोई पर्टिकुलर एनर्जी की कोई आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाल दी, EMV कोई डाल दी। अब जैसे इसको एनर्जी मिली ये भौचक्का हो गया कि मेरे पास तो एनर्जी आ गई। अब इसने क्या सोचा कि अगर मान लो ये जो आपने भेजी है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर इसकी एनर्जी एग्जैक्टली E2 माइनस E1 है, अगर ये एनर्जी जो है ये जो डिफरेंस है, ये जो दोनों में डिफरेंस है डेल्टा ई, ये E नोट इतनी ही एनर्जी अगर आपके मॉलिक्यूल को देता है तो मॉलिक्यूल खुश हो जाएगा कि क्यों ना, मेरा बड़ा मन है कि मैं E1 एनर्जी स्टेट से E2 में चला जाऊं। पहले ऐसे जा रहा था 1 2 ऐसे मूव कर रहा था,
अब क्या करेगा, इसके पास एनर्जी ज्यादा आ गई, तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब, इसको लगा कि हाँ इतनी है कि यहां तक पहुंच जाऊं, इतनी है कि यहां तक पहुंच जाऊं, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, ज्यादा जोर से घूमना शुरू करेगा। बात जरा समझना बच्चों की, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सीढ़ियां लगी हुई हैं मॉलिक्यूल के लिए, ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये एनर्जी ये नीचे बना दिया, ये ऊपर बना दिया, इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये ऊपर वाली सीढ़ी है और ये नीचे वाली सीढ़ी है। पहले मॉलिक्यूल नीचे वाली सीढ़ी पे आराम से बैठा था, फिर जाके जंप करके ईटू वाली सीढ़ी पे आराम से बैठ जाता है, नहीं। इसका मीनिंग ये है कि अगर मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है, ऐसे अभी मॉलिक्यूल की बात हो रही है, न्यूक्लियस पे नहीं गई हूँ अभी, ठीक है, अभी न्यूक्लियस पे नहीं गई, अभी मैं आपको एक बहुत ही बेसिक फंडा बता रही हूँ जिसको समझने में बच्चों को बहुत परेशानी होती है कि यार ये सीढ़ियां कैसे चढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल, है ना। बचपन में मुझे होती थी, आपको नहीं होती है तो हो सकता है आपके फ्रेंड को होती हो ये कंफ्यूजन, तो मैं सबकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। जिनको नहीं होती है वो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, आराम से आगे का पार्ट देखो, बहुत ही मजेदार एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने पढ़ी है, ठीक है। अब मान लो मैं क्या कह रही हूँ कि वो इवन एनर्जी स्टेट में आराम से मूव कर रहा था, आराम से, अब उसके पास इतनी एनर्जी आ गई कि वो E2 स्टेट में चला जाए, तो उसने क्या किया, ज्यादा जोर से घूमना शुरू कर दिया, यानी कि जो आपने एनर्जी दी उसने वो यूज कर ली। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों कि जो इस दुनिया में इंसान को छोड़ के कोई भी लालची नहीं है, इसमें मॉलिक्यूल भी आ गया, यानी कि अगर आपने इतनी एनर्जी दी, E2 माइनस E1 जितनी एनर्जी दी तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आपने इससे कम एनर्जी दी, मान लो इतनी एनर्जी दी आपने यहां तक की, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर मान लो आपने ज्यादा एनर्जी दे दी, इतनी एनर्जी दे दी, तो भी वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूल्स लालची नहीं है, सिर्फ इंसान लालची होते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे एनर्जी कम या ज्यादा दे दी इस एनर्जी डिफरेंस से, तो मॉलिक्यूल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मॉलिक्यूल इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर एनर्जी। इसीलिए मैंने बोला कि आप एक पर्टिकुलर एनर्जी वाली वेव अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर धाम से मारते हो, नाउ डिपेंड करेगा कि वो जो एनर्जी आपने भेजी है वो इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई असर डाल भी सकती है कि नहीं, वो किस पे डिपेंड करेगा, कि ये एनर्जी स्टेट्स पे। ये एनर्जी, ये बातें आपको 11th-12th में जब केमिस्ट्री आप शुरू में पढ़ना शुरू करते हो ना, वहां पे आपको बता दी जाती है, फिजिक्स में पढ़ा दी जाती है और केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है। अब हम चलते हैं अपने असली मकसद की तरफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस में। देखिए जरा वीडियो ठीक बन रहा है, वीडियो तो बढ़िया बन रहा है। चलो अब हम चलते हैं, ठीक है। इस वीडियो के बाद बच्चों, दिस इज द बेसिक वन, इसके बाद आपको कुछ बेसिक नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके बाद आपको सिर्फ हाई लेवल का पढ़ाया जाएगा कि कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं अब आगे हमारे असली मकसद की तरफ। हमारा असली मकसद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस को पढ़ना, सॉरी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को पढ़ना। अब आ जाइए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो हमने क्या बोला जी कि एक तो इसमें आपने रेडियो वेव्स यूज करनी है, ठीक है जी। रेडियो वेव्स की लैम्डा आपने ध्यान रखनी है 1 mm से 1 mm, हाँ 1 mm से 3 km तक आपको रखना है, 3 km तक आपको रखना होता है, ठीक है। 3 नहीं सॉरी 100, 3 तो नेक्स्ट वाले उसमें आएगा, 3 नहीं बच्चों 100 km तक रखना है, ठीक है। 3 कहाँ आएगा अभी मैं बता रही हूँ, ये 100 km तक आएगा। उपसी, ये कभी कभी ऐसे अटक जाता है बच्चों, आप लोग आगे बढ़ जाया करो, ठीक है। ये तो था लैम्डा के लिए। फ्रीक्वेंसी इसकी जो होती है वो 3 किलोहर्ट्ज से लेके और 3 गीगाहर्ट्ज तक होती है, ठीक है। ये सारी बातें छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें आपने याद करके जानी, ठीक है। एक तो बात ये, दूसरी बात, एक बात जरा ध्यान से समझना बच्चों कि अगर हम इफ वी आर studying interaction of magnetic field of
a wave with given molecule, we are studying NMR in, yeah, we are studying organic NMR, ठीक है, तो we are studying organic NMR, and if we are studying interaction of electric field of a wave with given molecule, we are studying physical chemistry NMR, फिजिकल केमिस्ट्री का NMR पढ़ रहे हैं फिर हम, ठीक है। तो ये सब बातें क्या है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई है तो मैं उसको भी बता देती हूँ कि जो भी इस दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये आपको पढ़ाया जाता है, आई थिंक 11th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है कि जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो 3D होती हैं। अगर ये उनका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऐसे नहीं, ऐसे समझते हैं कि अगर उनके, एक सेकेंड रुको, अगर उनके मूव करने की डायरेक्शन ये है, ये ग्रीन साइड में उनकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, इस तरफ वो मूव कर रही है, वेलोसिटी, ठीक है, इस तरफ वो मूव कर रही है। चलो हटा देती हूँ मैं इसको, तुम खुद ही समझ लेना कि v मतलब वो वाला v नहीं, क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी वाला v नहीं, ठीक है, ये मूव करने वाला v है, ठीक है, वेलोसिटी वाला v है कि अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इसके साथ साथ चलेगा, जो कि इसकी मूवमेंट के परपेंडिकुलर चलेगा। मतलब अगर ये आपकी वेव जो है वो अगर एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे चलेगा, और इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा जो इसी का जो है वो इन दोनों के, मतलब ये दोनों ही जो है वो इसका मतलब कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये इस तरफ चली, ये इस तरफ चला, तो आपका जो ये हो गया आपका y और z एक्सिस, ये z एक्सिस है ना, ये x और z एक्सिस में अगर ये मूव कर रही है, ये अगर इसका y और एक्सिस में, एक सेकेंड, z x हो गया, y x हो गया, क्या रह गया, z x हो गया, y x हो गया, आपका रह गया z y रह गया, ठीक है, तो ये रहा आपका z y, है ना, तो ये अगर इस तरह मूव करेगा तो z y की डायरेक्शन में, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, इस तरीके से मूव करता हुआ आपका दिखेगा, ठीक है, यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी चीजें जो होंगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी। इनको ऐसे दिखाने, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो कि अगर आपकी वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसका मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना, तो इसलिए मैं सीधा ऐसे दिखा रही हूँ, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो सारी चीजें एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर चलेंगी, तीनों, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी मूवमेंट। ओके, ये आपको एकदम 11th क्लास में जो है वो समझा दिया जाता है, तो बहुत ही बेसिक है, वहां जाके आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। तो क्या होता है, और क्या काम बाकी था, हाँ ये तो चलो ठीक है। तो क्या होता है कि अगर, तो जो रेडियो वेव्स हैं कैसे काम करेंगे, देखो, ये अगर आपका E1 एनर्जी लेवल है, ये E2 एनर्जी लेवल है, तो यहाँ पे अगर आपका कोई न्यूक्लियस पड़ा है, मैं बार बार में न्यूक्लियर, NMR मतलब न्यूक्लियस से इंटरेक्शन होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से नहीं, एटम से नहीं, किसी बॉन्ड से उसको कोई लेना देना नहीं है, न्यूक्लियस पे आके अगर आपने इस पे एनर्जी लेवल फेंक दिया, कुछ एनर्जी दे दी इसको जो कि इसके काम की हो, आपने रेडियो वेव डाली मान लो इसको, और ऐसी एनर्जी इसको मिल गई जो इसके काम की है, तो ये क्या करेगा, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में
चला जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा तो यानी कि कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। यहीं पे नोट कर लेना कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो आपकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। क्या? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। एक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है, डिपेंड करता है। आ जाओ मैं बता देती हूँ दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो, अगर मान लो आप स्टडी कर रहे हो कि जो, देखो आपने रेडियो वेव ऐसा तो है नहीं कि ये एक ही डाली होगी, आपने बहुत सारी एनर्जी की रेडियो वेव्स डाली होगी, ठीक है। लेकिन आपने जो यहाँ पे ये न्यूक्लियस रखा हुआ था उसके काम की मान लो ये हरी वाली थी, इसके काम की सिर्फ ये हरी वाली थी, तो ये हरी वाली को एब्जॉर्ब कर देगा, बाकी सबको एज इट इज फेंक देगा कि तू जा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा के रखेंगे। डिटेक्टर हमें बताएगा कि जो तुम्हारी हरी वाली थी ना वो गायब हो गई है, तो वो दिखाएगा कौन सी, एब्जॉर्ब हुई जो वेव है उसको दिखाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन आपने हमेशा ध्यान रखना है, अगर मान लो ये न्यूक्लियस जो है वो एक्साइट होके इस एनर्जी स्टेट में चला भी गया तो वो हमेशा इसमें नहीं रहेगा। आप अपने किसी दोस्त के घर चले जाते हैं जहां पे मान लो आपको आपके घर से ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट मिलता है, जो कि मिलता ही है ना, घर घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है। तो अगर आपको आपके घर से ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट आपके दोस्त के घर पे मिलता है तो वो एक दो दिन ही तो मिलेगा ना, उसके बाद तो आपको पता है एट द एंड आपके घर से ज्यादा कंफर्टेबल कोई भी चीज आपको नहीं होने वाली है। तो अगर आप अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ के किसी और एक्साइटेड स्टेट में चले भी जाते हो तो आपको वापस घूम फिर के तो ग्राउंड स्टेट में आना ही है। तो वैसे ही न्यूक्लियस अगर उठ के यहाँ चला भी जाएगा तो भी वो क्या करेगा, वापस आएगा। वापस आएगा तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उसको छोड़ेगा भी, है ना। अगर ज्यादा उसने यूज कर ली होगी तो थोड़ी कम छोड़ देगा, है ना, लेकिन छोड़ेगा जरूर। तो अगर आपका डिटेक्टर ऐसा है जो ये आपकी छोड़ी हुई एनर्जी को दिखाए कि जिसने ये वाली एनर्जी जो है वो छोड़ी है, लीव करी है, पहले एब्जॉर्ब की थी फिर इसने ये लीव की है, तो आपका डिटेक्टर अगर इसको डिटेक्ट करता है तो इसको हम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। और अगर आपका डिटेक्टर आपने ऐसा लगाया है कि जो एब्जॉर्ब हुई जो वेव है उसको दिखाएगा तो आप इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलोगे। तो एनएमआर जो होता है वो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। हम ये पढ़ते हैं कि कौन सी वेव न्यूक्लियस ने उठाई और उसने एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में अपने आप को चेंज किया, ठीक है बच्चों। हो, ये सारा है एकदम बेसिक पूरा कि एनएमआर क्या है, क्यों है, कैसे है, क्यों पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं आपके मतलब कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या सिलेक्शन रूल रहने वाले हैं, ठीक है। कौन से ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो इस आपकी रेडियो वेव से जो है वो इंटरेक्ट करेंगे और कौन से नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन रूल की तरफ चलते हैं। चलो देखो सिलेक्शन रूल देखिए आप जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी तो एक सिलेक्शन रूल है उनका, है ना, कि ये सिलेबस रहेगा, ये इतना सिलेबस हम आपको देंगे और आप रिटर्न में हमें क्या अच्छे उसमें से निकाल के चीजें याद करके वो आप हमें दे सकते हैं और कितना आप उस मटेरियल को रिटेन कर सकते हैं और उसको आगे बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, है ना। तो वो है आपका सिलेक्शन रूल, है ना। तो ऐसे ही हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का अपना एक सिलेक्शन रूल भी रहता है। क्या रहता है, एक सिलेक्शन रूल भी रहता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं कि एनएमआर का सिलेक्शन रूल क्या होता है और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। सिलेक्शन रूल में सबसे पहले आता है बच्चों न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर सबसे पहले न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है बच्चों, ये एस से डिनोट किया जाता है ना, एस से डिनोट किया जाता है, आई से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पे आई से भी डिनोट करते हैं, एस से भी डिनोट करते हैं। ऐसा क्वांटम नंबर
जो एस से डिनोट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं, आई एम सॉरी अबाउट दैट, जो एस से डिनोट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन के लिए डोनेट करते हैं। जब न्यूक्लियस के लिए डोनेट करने की डिनोट करने की बारी आती है तो हम आई से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत सारा कुछ बताया गया कि ये कौन सी शेल में है, ये कौन सी सब शेल में है, ये कौन से जो है आपके ऑर्बिटल में है, फिर कौन सी शेल में है, कौन सी सब शेल में है, कौन सी ऑर्बिटल में है, और सबसे एंड में था जी स्पिन नंबर। सबसे एंड में डिस्कवर हुआ था ये, क्योंकि क्वांटम ने साफ साफ कह दिया था कि जी मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ जो आपकी वैल्यूज हैं इलेक्ट्रॉन्स की वो इतनी इतनी आनी चाहिए, और वो ये सारे क्वांटम नंबर्स से नहीं आ रही थी। इसलिए एक नया क्वांटम नंबर, ये आप क्वांटम में पढ़ोगे कि क्यों स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो आपका फील्ड में उतारा गया, क्यों इसकी क्या जरूरत पड़ी थी। तो स्पिन क्वांटम नंबर आपका सबसे लेट डिस्कवर हुआ था। क्वांटम केमिस्ट्री ने इसके बारे में बताया था कि भाई कोई क्वांटम नंबर है जो अभी भी मिसिंग है, तो वो स्पिन क्वांटम नंबर था जिसको बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। और ऐसा बोला गया, स्पिन क्वांटम नंबर का मीनिंग ये है कि जितनी भी चीजें इस दुनिया में हैं, वैसे तो देखिए ये ना उनको थोड़ा सा दिमाग में नेचर से ही आ जाना चाहिए था कि जितनी भी इस दुनिया में चीजें हैं वो अपनी एक्सिस के अलोंग घूम रही हैं। स्पिन क्वांटम नंबर यही बोलता है कि जैसे पृथ्वी है, जैसे हमारी अर्थ है, तो अर्थ क्या कर रही है, सूरज के चक्कर तो लगा ही रही है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके न्यूक्लियस के चक्कर तो लगा ही रहा है, लेकिन वो साथ के साथ खुद भी घूम रहा है। मतलब कि ऐसे नहीं कि ऐसे घूम रहा है आराम से, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो घूमता घूमता ऐसे घूमेगा, खुद भी घूमेगा, जैसे हमारी अर्थ है खुद भी घूम रही है और सूरज के चारों तरफ भी चक्कर काट रही है। जो ये खुद घूम रहा है ना अपनी एक्सिस के अलोंग, जैसे ऐसे घूम रहा है, और जब देखिए न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब वो खुद के अराउंड जब चक्कर लगा रहा है ऐसे, या तो वो ऐसे घूम घूम के साथ में चक्कर काट रहा है, या तो वो ऐसे घूम घूम के, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लॉकवाइज घूमी हूं मैं एक बार और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमी हूं। तो इस देखिए जब वो अपनी एक्सिस के अलोंग, आपने कोई ऐसे मान लो एक जो है वो पोल पकड़ लिया, आप उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हो, ऐसे लगाओ अपने आप को। तो ऐसे ही आपने फिर इमेजिन किया कि आपके सिर में से एक पोल जा रहा है, आपको इसके चारों तरफ चक्कर लगाने हैं, तो कैसे लगाओगे, या तो आप ऐसे लगा सकते हो या तो आप ऐसे लगा सकते हो, और तो कोई तरीका नहीं है। जब ये पोल आपके यहाँ से जा रहा है ना, तो कोई तरीका नहीं है। यानी कि इसको बोलते हैं स्पिनिंग, अपने आप को घूम जा रहा है इंसान, दैट इज व्हाट, कि स्पिन कर रहा है। और स्पिनिंग के सिर्फ दो ही तरीके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसको नाम दिया गया -हाफ और +हाफ, कि एस की वैल्यू जो है वो -हाफ और +हाफ पॉसिबल है। हाफ कोई इनकी वैल्यू नहीं थी, ये सिर्फ उन्होंने डिनोट करने के लिए बोल दिया कि या तो क्लॉकवाइज घूम जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। इसमें भी उन्होंने उसको फिक्स नहीं किया कि किसको क्लॉकवाइज बुलाना है किसको एंटी क्लॉकवाइज बुलाना है। उन्होंने बोला जिसको जो मर्जी बुला लो, बस मीनिंग ये है कि एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक को अगर -हाफ वाले को अगर आप क्लॉकवाइज बोल देते हो तो +हाफ वाले को आपको एंटी क्लॉकवाइज बोलना है, बस इतना ध्यान रख लेना। और चाहे तुमको कुछ याद रहे चाहे ना याद रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात जो है अब आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अब ये हम न्यूक्लियस में यूज करने वाले हैं। तो ऐसा पाया गया कि जी न्यूक्लियस भी स्पिनिंग दिखाता है, ठीक है, क्या दिखाता है, स्पिनिंग दिखाता है। नाउ ड्यू टू दैट स्पिनिंग अब आपकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो न्यूक्लियस के लिए निकाला गया। नाउ
बट देखिए इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर बहुत इजी था, प्लस हाफ माइनस हाफ कर दिया, लेकिन न्यूक्लियस का स्पिन नंबर इतना आसान नहीं था निकालना। अलग अलग न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो स्पिन करते हैं, कोई सिर्फ अपनी एक एक्सिस के अलोंग करता है, कोई अपनी तीन तीन एक्सिस के अलोंग स्पिन करता है। तो वो डिपेंड कर गया कि न्यूक्लियर क्वांटम नंबर जो है वो आपके न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा न्यूक्लियस है। नाउ इसको कैलकुलेट करने के लिए तो आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हमारे एनएमआर में जो जितना जरूरी है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। ऐसा पाया गया कि कुछ न्यूक्लियस जिनके आई की वैल्यू 0 थी, दे वर इनएक्टिव इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आप उस पर कितना भी रेडियो वेव्स डालो वो आपको कोई सिग्नल नहीं देते थे एनएमआर में। लेकिन अगर आपका आई नॉट इक्वल टू 0 हुआ, दे आर एक्टिव इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वो क्या है जी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव मिले। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि आपको कौन से वाले जो न्यूक्लियस हैं वो एनएमआर एक्टिव जो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस हैं उनमें भी स्पिन क्वांटम नंबर क्या क्या हो सकते हैं, और वो अलग अलग स्पिन क्वांटम नंबर हमारे लिए क्या मायने रखते हैं वो सब देखेंगे। इसके अलावा जो बाकी के और सिलेक्शन रूल्स रह गए हैं उनको भी पूरा कर लेंगे, और जल्दी जल्दी ही जो है वो हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर जो है वो बेसिकली आपका सिर्फ बेसिक लेक्चर है। यहाँ से अगर क्वेश्चन कहीं से बन सकता है तो वो आपका बड़े आराम से वेव्स में से क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी कौन सी कौन सी वेव्स जो है वो आपके एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती हैं। इसके अलावा आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किस तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, इसके अलावा इनका जो लैम्डा और जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हैं उनमें से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बाकी बेसिक इसलिए जानना जरूरी है बच्चों ताकि आपका एनएमआर में इंटरेस्ट बने, आने वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हो कि हाँ मुझे पता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मतलब आपको ये पता रहे कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के पीछे इंजीनियरिंग क्या लगी हुई है, तो आपको कैलकुलेट करने में बहुत मजे आने वाले हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।